एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम और भूमि सुधार अधिनियम की श्रृंखला में ये हमारा अगला वीडियो है। कुछ वीडियो पहले अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि का प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो ग्राम पंचायत कैसा निकाय होती है? तो ग्राम पंचायत किस तरीके का निकाय है? एक सांविधिक निकाय है। चूंकि ये संविधान के अंतर्गत गठित होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ग्राम तालाबों के प्रबंधन और पट्टे के बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में दिया गया है? तो यानी ग्राम तालाबों के प्रबंधन और पट्टे के बारे में जो जानकारी हमारी दी गई है वो धारा 61 के तहत दी गई है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है? तो भूमि प्रबंधक समिति जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत में आती है उसका सचिव लेखपाल होता है। इसी कारण अगर ग्राम पंचायत की जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उसकी प्रथम साक्ष्य जो एफआईआर कराई जाती है वो लेखपाल के माध्यम से कराई जाती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अधीन गांव स्तर पर कितनी संस्थाओं की स्थापना? 2 संस्थाओं की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में आबादी स्थल के लिए भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है? तो प्रबंधन धारा 63 और 64 के अधीन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियम 63 और 62 के अधीन कोई भी आवंटन तहसील के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे अनुमोदन कौन व्यक्ति करेगा? तो अनुमोदन के लिए तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी इस बात का अनुमोदन करेगा कि पट्टा किसी व्यक्ति को कर दिया जाए। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में क्या रोकने का प्रावधान संहिता के धारा 67 में किया गया है? तो धारा 67 के अधीन संपत्ति की क्षति, संपत्ति दुर्विनियोग और गलत अधियोग यानी गलत कब्जे को, संपत्ति का गलत निस्तारण और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाना, इन सभी का प्रावधान है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा में स्थायी एवं अन्य अधिवक्ताओं की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी जो जमीन संचालन है, जमीन की व्यवस्था है, उसके लिए स्थायी तौर पर हम अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर सकते हैं। ये धारा 72 के अधीन उपबंधित है। ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर के बना एक निकेत है, एक निकाय अभिप्रेत है। ये बात किस धारा के अंतर्गत कही गई है? तो ये बात 243 खा में कही गई है। यहीं से हम इस बात को समझ सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये बात परिभाषा दी गई है और ये अनुच्छेद 243 खा में दी गई है और ये जो परिभाषा है ये संविधान के अनुच्छेद के अनुसार है, याद रखेंगे। तो इसी कारण ग्राम पंचायत हमारा संवैधानिक निकाय हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 3 में किसे परिभाषित किया गया है? तो धारा 3 में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा के कार्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ग्राम सभा के कार्यों को अनुच्छेद 243 का में बताया गया है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि संविधान की धारा 243, याद रखिएगा, 243 में जो संविधान का अनुच्छेद 243 है उसमें ग्राम सभा का वर्णन है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है। तो ग्राम पंचायत की परिभाषा धारा 2B में दी गई है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 1947 की धारा 12 के अनुसार 1000 तक की जनसंख्या में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 1000 तक अगर किसी ग्राम के नागरिक हैं तो वहां पर सदस्यों की संख्या 9 रहेगी, ये बात बताई गई है। और ये बात 1947 की धारा 12 के अनुसार बताई गई है। क्वेश्चन बदला जा सकता है कि 9 सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 1947 की किस धारा के अनुसार है, ये बात याद रखेंगे। भूमि बंदोबस्त एवं प्रबंधन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में उल्लेखित है? तो जो ग्राम सभा की भूमि प्रबंधन की बात है ये हमारी राजस्व संहिता की धारा
62 के अनुसार किया जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 63(3) के अनुसार समेकित गांव निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो ग्राम निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ विलेज है, उसका जो समव्यवहार है वो किसके अधीन होती है? तो ये संचालन, ग्राम निधि का संचालन जो है, समेकित ग्राम निधि का, ये डीएम ऑफिस से होता है। इसके लिए कलेक्टर महोदय को जिम्मेदार माना जाता है। भूमि प्रबंधक समिति गांव सभा में क्या निहित है? तो संपत्तियों की देखभाल, संपत्तियों का संरक्षण, संपत्तियों की सुरक्षा, ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्राम निधि के प्रयोग धारा 62(2) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में किस प्रयोजन के लिए किया जा सकता है? तो हाट और मेलों के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है, कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, कृषि एवं सुधार के लिए, इन दोनों के तीनों के लिए किया जा सकता है, इसलिए इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्राम निधि में निम्नलिखित में किससे प्राप्त धनराशि जमा की जाएगी? यानी ग्राम निधि में कौन सी धनराशि का डिपॉजिशन किया जाएगा? तो यहाँ पर भी आप ग्राम सभा से प्राप्त धनराशि, ग्राम पंचायत से प्राप्त और भूमि प्रबंधक समिति से प्राप्त, ये तीनों धनराशियां जमा होंगी, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमि प्रबंधक समिति को अलग अपना क्या चुनने का अधिकार नहीं है। तो भूमि प्रबंधक जो समिति है, ये समिति एक समेकित समिति है और यह समिति ना तो अपना अध्यक्ष चुनती है, ना अपना सभापति चुनती है, क्योंकि जो ग्राम प्रधान और चुने हुए सदस्य हैं वो ऑलरेडी इसके अध्यक्ष और सभापति के रूप में रहते हैं। 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज अधिनियम का प्रारंभ कहां से हुआ? तो पंचायती राज अधिनियम का प्रारंभ हमारे नागौर राजस्थान से हुआ है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर रखने का सुझाव दिया गया था? तो जो बलवंत राय मेहता समिति है उसने 3 स्तर पर ग्राम पंचायतों के गठन की बात करी थी। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। यहां पर हम इस बात को, भूमि प्रबंधक समिति एक कैसा निकाय है? तो भूमि प्रबंधक समिति जो है ये हमारी एक सांविधिक निकाय है, ये बात याद रखेंगे, क्योंकि इसमें भी सांविधिक निष्पादन स्तर दिया गया है और इसकी चर्चा संविधान में की गई है। ग्राम निधि का प्रयोग सामान्यतया निम्नलिखित किसके कृत्यों को संबंधित पूरा करने के लिए किया जाता है? तो ग्राम सभा के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य, भूमि प्रबंधक समिति, इन सभी के कार्यों को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत समिति, ग्राम निधि के पैसों का उपयोग किया जाता है। किस धारा के अनुसार प्रत्येक जिले में एक समेकित ग्राम निधि होगी? तो समेकित ग्राम निधि का गठन जो है वो हमारा 69(1) में किया गया है और इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 61 के अनुसार जहां किसी ग्राम में तालाब को किसी धारा के अधीन किसी ग्राम पंचायत के उसमें सौंपा जाता है, यानी 61 के अनुसार जहां कहीं भी किसी गांव में कोई ग्राम पंचायत है उसे हम उसी ग्राम पंचायत के अंडर में सौंप देंगे, ये बात धारा 59 में बताई गई है। लेखपाल कौन होता है? तो लेखपाल हमारा जो राजस्व परिषद के अधीन गठित एक पद है उसमें ये राजस्व कर्मचारी है, ये याद रखेंगे, ये राजस्व अधिकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 62 में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? तो जो 62 की धारा है इसमें हमारी लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि का विकास एवं भूमि बंदोबस्त करना, ये सभी चीजें आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर तालाबों का प्रबंधन करना उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में उल्लेखित है? तो तालाबों का प्रबंधन हमारा इस संहिता की धारा 1 में, ये धारा 61 में है और वो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्राम निधि का प्रयोग निम्नलिखित में किसके प्रयोजनार्थ किया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कृषि एवं बाजार सुधार, कुटीर उद्योगों के विकास एवं बाजार और मेलों के प्रबंधन के लिए, सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखपाल कौन होता है? भूमि प्रबंधक समिति का सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशासनिक, बिक्री कर का विभाग का कर्मचारी। तो अगर आप लेखपाल के बारे में देखेंगे तो भूमि प्रबंधक समिति जो है उसका ये सचिव होता है, यानी जितनी भी जमीन ग्राम पंचायत के अधीन आती है वो लेखपाल की जिम्मेदारी में होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। भूमि प्रबंधक समिति एक संवैधानिक निकाय नहीं होती है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय होती है। भूमि प्रबंधक समिति एक संवैधानिक निकाय होती है, ये बात भी सत्य है। तो इन कथनों के अनुसार अगर हम देखें
तो हमारे उसमें दोनों के दोनों जो कथन हैं, उसमें भूमि प्रबंधक समिति एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम की 2000 धारा 6 में वनों वृक्षों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं विकास का प्रावधान किस धारा में है? तो ये प्रावधान हमारा धारा 62 में दिया गया है। खड़े वृक्ष भूमि के भाग समझे जाएंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय किस केस में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर केस लॉ है और जिसमें जमीन को ये माना गया है कि जो खड़े हुए वृक्ष हैं वो अचल जमीन के साथ हैं और इसलिए उन्हें जमीन का भाग माना जाएगा। तो ये बात जो डिसाइड की गई राणा शिव अंबर सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक लिमिटेड 1977 के केस में किया गया है। एकीकृत ग्राम फंड का उपयोग किस बात के लिए किया जाता है? तो एकीकृत ग्राम फंड का उपयोग हमारा पैनल के वकीलों की फीस, सार्वजनिक उपयोगिता के भूमि के विकास के कार्य और अन्य निर्वहन खर्चे जो कि कार्यों के भुगतान के लिए हों, इनके लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भूमि प्रबंधक समिति का सभापति होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर वो लेखपाल कह देता है तो लेखपाल को आप टिक नहीं कर देंगे, क्योंकि लेखपाल को अगर आपने टिक कर दिया तो लेखपाल उस पंचायत का सचिव है। ध्यान रखिएगा, भूमि प्रबंधक समिति का वो सचिव होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान इस समिति का सभापति होगा। इसी कारण ग्राम पंचायत ये भूमि प्रबंधक समिति को ना तो अपना अध्यक्ष चुनना है, ना सभापति चुनना है, प्रधान इसका सभापति होगा और पंचायत का लेखपाल इसका सचिव होगा। भूमि प्रबंधक समिति के कार्य होते हैं, तो भूमि प्रबंधक समिति के कार्य भूमि का प्रबंधन है, जोत चकबंदी में सहायता देना है, आवंटन के पश्चात आवंटी को आवासीय स्थल का कब्जा दिलाना है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भूमि प्रबंधक समिति के पास नहीं है? तो भूमि प्रबंधन समिति के पास निम्नलिखित में अधिकारों को अगर आप देखें तो भूमि विवाद निर्धारित करना, विवाद निस्तारित करना भूमि प्रबंधक समिति के पास नहीं है। भूमि से बेदखल करने का केस है, आवंटन का है, न्यायिक कार्य करने का है, लेकिन विवाद निस्तारण का काम हमारे न्यायिक जो राजस्व अधिकारी हैं या जो ऊपर के अधिकारी हैं जो माल के रेवेन्यू के केस को निर्धारित करेंगे, उनके द्वारा निस्तारित होगा। आवंटन और पट्टा निरस्त होने पर क्या होगा? भूमि जिला अधिकार में निहित हो जाएगी, भूमि तहसीलदार में निहित हो जाएगी, भूमि ग्राम पंचायत को प्रत्यावर्तित हो जाएगी, भूमि नीलाम हो जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि भूमि विकास समिति जो है ये भूमि ग्राम पंचायत में प्रत्यावर्तित हो जाएगी, चूंकि वो ग्राम पंचायत की जमीन थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में आसामी द्वारा वाद, घोषणात्मक वाद किस धारा में किया जा सकता है? तो आसामी द्वारा घोषणात्मक वाद संहिता की धारा के अधीन किया जा सकता है, तो ये धारा 144 के तहत किया जाता है। ग्राम तालाबों पोखरों का प्रबंधन पट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणियों में किया गया है? तो इन जमीनों के पट्टे को आप द्रोह श्रेणी में रखते हैं और इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।